हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 28 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है दिल्ली टू दोहा। इसमें इंडो कतर रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, क्या कन्वर्जेंस पॉइंट है, क्या चैलेंजेस हैं, दोनों के बीच में कॉपरेशन क्या है और हिस्ट्री क्या है। उसके बाद एक नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया कतर एंड नेचुरल गैस। इसमें जो हमारे पुराना आर्टिकल है जिसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे थे, इस न्यू आर्टिकल में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं, उसको हम बस पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है यूएस एलाइज सिंपैथाइजर ऑफ हमास कतर यूनिक पोजीशन इन मिडिल ईस्ट। कतर की जो पोजीशन है मिडिल ईस्ट में, जो जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है कतर का, उसके बारे में बात करेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से, वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से। जो लास्ट आर्टिकल है वो है अ चाइना इंडिया पार्टनरशिप इस वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। इंडिया चाइना पार्टनरशिप के जो ग्लोबल पोटेंशियल है उसके बारे में बात करेंगे। ये 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है दिल्ली टू दोहा। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और जीएस टू इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए। यह आर्टिकल बेसिकली इंडो कतर रिलेशनशिप के ऊपर आया है और हम इसमें जीएस टू मेंस का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इंडिया कतर रिलेशनशिप के ऊपर। कंप्लीट क्वेश्चन तैयार करेंगे, क्या क्या दोनों के बीच में रिलेशन है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, कन्वर्जेंस है, चैलेंजेस हैं, सारी चीज़ों की बातचीत की जाएगी। एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। और बेसिकली ये जो इंडिया कतर रिलेशनशिप है रिसेंटली एकदम ज़्यादा न्यूज़ में आया है। किस लिए न्यूज़ में आया है उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। द वर्डिक्ट ऑफ द कतर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सेंटेंसिंग 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर टू डेथ इज़ अ चैलेंज फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। कतर का कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे इंडिया में सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसी तरीके से कतर का कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है। उसने जो है 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर्स को पनिशमेंट दी है, डेथ सेंटेंस दी है, जो कि इंडियन डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों है उसे हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि इंडिया और कतर का रिलेशन काफ़ी कुछ जो है टिल्टेड किसके फेवर में है, कतर के फेवर में। आगे डिटेल में बात करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न एंड सेड दैट इट इज़ अवेटिंग द डिटेल जजमेंट। जो मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स था। उन्होंने क्या कहा कि हम बहुत चिंता है और हम फाइनल पूरा जो डिटेल जजमेंट होगा उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद फाइनली कोई भी स्टेप ली जाएगी। और ऐसा मेजर्ड रिएक्शन हो भी क्यों ना, क्योंकि 8 इंडियन सिटीजन्स की लाइफ खतरे में है। द चार्ज अगेंस्ट देम हैव नॉट बीन मेड पब्लिक बाय द कतर अथॉरिटी। जो कतर अथॉरिटी है उन्होंने उनके अगेंस्ट क्या चार्ज लगाया गया है अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन इतना ऑलमोस्ट श्योर है लोगों को कि ये जो चार्जेस हैं, दिस अनडिक्लेयर चार्जेस ऑफ एस्पियोनेज के अंदर ही उन्हें क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है। एस्पियोनेज मतलब स्पाइंग करने के कारण ही उन्हें क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है और सेंटेंस टू डेथ दी गई है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने अश्योर किया है कि जितने भी 8 जो सिटीज़न हैं हमारे एक्स नेवी ऑफिसर्स हैं उनको काउंसलर और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बातचीत की गई है। सरकार उन्हें काउंसलर और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी क्या हो गई, ये न्यूज़ हो गई और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन डिप्लोमेसी के लिए। अब बात करते हैं कि इंडिया के लिए कतर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला है एक्सपैट्रियाट कम्युनिटी। करीब करीब 8 लाख लोग इंडिया से कतर में जाकर नौकरी या जॉब्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी इंडिया की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर काम कर रही है। 8 लाख सिटीजन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कुछ भी इस तरीके के रिलेशन अगर इंडिया और कतर के बीच में ख़राब होते हैं तो उससे थोड़ी भारत को चिंता हो सकती है कि वहाँ पर 8 लाख इंडियन नेशनल्स रह रहे हैं, उनके साथ कुछ भी कतर की सरकार कर सकती है। तो एक तरीके से जो लेवरेज है वो किसके पास में है, कतर के पास में। कतर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में इंडिया के बजाय। दूसरा है रेमिटेंस। ये 8 लाख लोग अपने घरों में पैसा भेजते हैं
डॉलर इंडिया को मिलते हैं उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रेमिटेंस आता है। इंडिया की जो पोजीशन है डॉलर के रिस्पेक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है कहाँ से हो रही है, एक्सपेट्रियाट कम्युनिटी के थ्रू जो रेमिटेंस आ रहा है उसके थ्रू। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एलएनजी कहाँ से इंपोर्ट होता है, 50% एलएनजी इंडिया का सिर्फ कतर से इंपोर्ट होता है। मतलब जितना भी एलएनजी हम क्या कर रहे हैं, एलएनजी मतलब नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंडिया जितना भी करता है उससे 50% किससे डिपेंडेंसी है, कतर के ऊपर डिपेंडेंसी है। कतर ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया यूएनएससी बिड। इंडिया की जो यूएनएससी बिड है मतलब परमानेंट सीट जो है लेने की बात जो इंडिया कर रहा है उसको कतर का सपोर्ट है। तो इस तरीके से कतर को दुखी भी नहीं करना चाहते हम। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस प्रेजेंस। टीसीएस विप्रो जैसी कंपनी ऑपरेट कर रही है कतर में। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं आईटी सेक्टर की जो कि कतर में ऑपरेट कर रही है। और इंडिया का जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसर्न है वो है स्टेबिलिटी इन गल्फ। ठीक है, इंडिया हमेशा यही चाहता है कि वेस्ट एशिया में या जो गल्फ़ एरिया है वहाँ पर हमेशा स्टेबिलिटी रहे। उसका मेन रीज़न क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी। अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। इंडिया 85% जो है क्रूड ऑयल कहाँ से इम्पोर्ट करता है, ठीक है, और वो मेनली गल्फ़ एरिया से ही इंपोर्ट किया जाता है ना। मैक्सिमम पोर्शन गल्फ़ एरिया से आता है, इसलिए इंडिया चाहता है कि ये रीजन स्टेबल रहे। हालांकि ये रीजन हमेशा से अनस्टेबल ही रहा है, इनस्टेबिलिटी यहाँ पर हमेशा से रही है। पहले इराक में, फिर ईरान में, ठीक है, अभी इज़राइल पैलेस्टीन इश्यूज़ चलने शुरू हो गया है, सीरिया में इशू था, लेबनान में इशू था। तो इस तरीके से ये जो इस रीजन है बड़ा ही इनस्टेबिलिटी और अनस्टेबल रीजन रहा है। इंडिया चाहता है यहाँ पर स्टेबिलिटी हमेशा रहे। तो इंडिया के लिए कतर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया की रिलेशनशिप कतर से अभी रिसेंट ईयर में काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रही है। 2008 में जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कतर विज़िट किया था, उसे रेसिप्रोकेट किया बाय अमीर शेख तमीम ने। 2015 में इन्होंने विज़िट किया था इंडिया में। 2016 में हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दोहा विज़िट किया था। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कई बार होस्ट कर चुके हैं दोहा को। मल्टीपल टाइम्स वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आ चुके हैं और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे वहाँ पर विज़िट भी कर चुके हैं। इंडिया का ये बेसिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा हिस्ट्री और बैकग्राउंड हो जाएगा। इंडिया के लिए कतर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है, इसको समझ लेते हैं। मेनली एनर्जी सिक्योरिटी के कारण और मेनली एलएनजी के कारण, नेचुरल गैस के कारण। अगर हम नेचुरल गैस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। नेचुरल गैस में बेसिकली मीथेन रहता है और मीथेन को आप जब भी जलाओगे तो सिर्फ CO2 निकलता है। वहीं पेट्रोलियम और अदर क्रूड ऑयल में क्या रहता है, SOx होता है, NOx होता है। उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में, जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो बहुत ख़राब हो रही है। हम लोग कहाँ स्विच करना चाहते हैं, पेट्रोलियम से LNG के तरफ स्विच करना चाहते हैं। इंडिया के जो एनर्जी मिक्स है उसमें अभी LNG का परसेंटेज 6% है, इंडिया इसे 15% करना चाहता है। तो इसलिए इंडिया का मेन इम्पोर्टर कौन है, कतर। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंडिया जो मिक्स कर रहा है LNG को, उसमें कतर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। इसलिए इंडिया का अभी बहुत ज़्यादा कतर के ऊपर फोकस्ड है। और देखा जाए तो कतर को भी बेनिफिट हो रहा है इंडिया से, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहाँ काम कर रही है, पहली चीज़। दूसरा, इंडिया जो है इतना ज़्यादा इंपोर्ट करेगा तो उन्हें पैसा मिलेगा, डॉलर, तो इकोनॉमिक टाइज तो बढ़ना है ही है। इसलिए जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस कोऑपरेशन, इसमें भी काफ़ी तेज़ी से कन्वर्जेंस बढ़ रहा है। दोनों ही सिमिलर वॉइस में जो टेररिज्म है उसे कंडेम कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हिस्ट्री पार्ट हो जाएगा थोड़ा सा रिलेशनशिप का। उसके बाद ये हो जाएंगे हमारे कन्वर्जेंस पॉइंट। उसके बाद हम चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। ये चैलेंजेस हो जाएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन या कंक्लूजन लिख सकते हैं, तो एक पूरा मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। चैलेंजेस में अभी जो रीसेंट चैलेंज आया है नेवी एस्पिनेज इशू, ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा है रिलीजियस कंट्रोवर्सी 2022 में हुई थी, ठीक है। तो रिलीजियस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड थोड़े चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम नेशन है और इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा मेजॉरिटी को सपोर्ट करती है। तो उस तरीके से थोड़ा बहुत दोनों के बीच में इश्यूज चलते रहते हैं।
तो ये रिलीजियस कंट्रोवर्सी 2022 में हुई थी नूपुर शर्मा वाली कंट्रोवर्सी मैक्सिमम लोगों को पता है। नूपुर शर्मा ने जो डेरोगेटरी रिमार्क थे प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में ऐसा कुछ बोल दिया था, जो कि भगवान की तरह माने जाते हैं, है ना, भगवान ही माने जाते हैं इस्लाम में। तो उसके रिमार्क के कारण नूपुर शर्मा के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था और कतर ने पब्लिक अपॉलॉजी मांगी थी। ठीक है, तो उस समय दोनों के बीच में थोड़े से डिप्लोमेटिक टाइज क्या हो गए थे, हिल गए थे। लेकिन उसके बाद नूपुर शर्मा को बीजेपी से बाहर कर दिया गया और फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। एक जो सबसे बड़ा इशू है वो अल जज़ीरा का भी है। ठीक है, अल जज़ीरा जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है इंटरनेशनल लेवल पर, वो कौन स्पॉन्सर करता है? कतर स्पॉन्सर करता है, मतलब ये स्टेट स्पॉन्सर न्यूज़ चैनल है। इसने 370 एब्रोगेशन के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ चलाई थी, जिसका इंडिया विरोध भी करता है। कई बार कतर कश्मीर का भी मुद्दा उठाता रहता है। ये सारे क्या पॉइंट हो जाएंगे? ये फ्रिक्शन वाले पॉइंट हो जाएंगे दोनों के बीच में रिलेशनशिप के। एक और जो बहुत बड़ा इशू वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके तरफ टिल्टेड है? कतर के फेवर में टिल्टेड है। इंडिया बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी कितना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगले आर्टिकल्स में। हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया कतर नेचुरल गैस। इस आर्टिकल में बेसिकली इंडिया की डिपेंडेंसी के बारे में बात करेंगे और हम लोग सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स जो कि दिए हुए हैं उसको नोट डाउन कर लेंगे, ताकि जो भी आप ऊपर वाला आंसर है उसमें जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट और फिगर्स डाल सकते हैं। अगर हम इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात करें, गैस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, तो इंडिया लगभग नेचुरल गैस जितना बुलवाता है उसका 50% कहाँ से आता है? कतर से आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कतर की बात करें तो कतर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का पूरी दुनिया में। फर्स्ट कौन है ये आपको बताना है। आप लोग गूगल करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, इस बार कोबाल्ट के बारे में पूछा गया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंडिया टोटल इंपोर्ट फ्रॉम कतर इन FY फिजिकल ईयर 2022-23 वर वैल्यूड एट $16.81 बिलियन, ऑफ विच LNG इंपोर्ट अलोन वर वर्थ 8 बिलियन और 50% एन एनालिसिस ऑफ ऑफिशियल ट्रेड डेटा शोज। इंडिया का अगर टोटल हम बात करें तो टोटल कितना इंपोर्ट कर रही है इंडिया? $16.81 बिलियन, और इसमें 50% अगर बात करें बाय वैल्यू तो वो क्या आ रहा है? LNG आ रहा है। $8.32 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं हम LNG को। इसका मतलब कुछ और भी इंपोर्ट कर रहे होंगे। वो अदर इंपोर्ट क्या हैं? फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल लिंक कमोडिटीज़, प्रोडक्ट्स सच एस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG भी इंपोर्ट इंडिया करता है। कहाँ से? कतर से। ठीक है, तो पेट्रोकेमिकल्स, इस तरह के मेनली क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं और उससे रिफाइंड आइटम्स हैं, LPG है, LNG है, यही इंडिया इंपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड इंडिया एक्सपोर्ट टू कतर वर वैल्यू एट जस्ट 1.97 बिलियन इन फिजिकल ईयर 22-23। इसका मतलब क्या है? इंडिया लगभग $15 बिलियन के डेफिसिट में चल रहा है। काफ़ी किसको फेवर कर रहा है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट? किसके तरफ टिल्टेड है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट? बेसिकली कतर के तरफ टिल्टेड है। कतर सरप्लस है, इंडिया डेफिसिट है। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? कॉपर आर्टिकल्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंडिया इंपोर्टेड अ टोटल 19.85 मिलियन टन ऑफ LNG इन फिजिकल ईयर 23, ऑफ विच 10 मिलियन टन और 54% केम फ्रॉम कतर, द डेटा शोज। तो बेसिकली इंडिया टोटल जितना बुलाता है LNG 19.85, उसका 54% इस साल जो है कतर से आया है। ये डेटा है, नंबर है, आपको इसको लिख लेना है। ऊपर एनर्जी सिक्योरिटी में ये डेटा आप यूज़ कर सकते हो। चैलेंजेस में BOP ट्रेड डेफिसिट में भी आप ये लिख सकते थे कि कितना डेफिसिट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इंडिया जो है किस तरीके से ऑयल ख़रीदता है? एक होता है टर्म कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है ऑन स्पॉट।
स्पॉट मार्केट में जो भी खरीदेगा इंडिया वो उस समय के प्राइसेस के हिसाब से होंगे। मान लीजिए अभी प्राइसेस बढ़ गए, अभी खरीदेगा तो उसे ज़्यादा प्राइसेस में लेना पड़ेगा। और टर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, पहले से ही प्री डिटरमाइन किया जाता है प्राइस को कि इतने सालों में हमें इतना चाहिए और इतना प्राइस उसका सेटल किया जाता है। तो जनरली जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो आज की अनसर्टेनिटी के समय में बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस बहुत गिर जाएं, आने वाले टाइम में एलएनजी के प्राइसेस गिर जाएं, उस समय आपको स्पॉट जो मार्केट है उसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो आपको बेनिफिट टर्म कॉन्ट्रैक्ट से ही मिलता है। इंडिया ने भी टर्म कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, 2028 में ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है। इंडिया का जो मेजॉरिटी इंपोर्ट है वो टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 2028 के बाद इंडिया का ये जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और इंडिया नया टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, इस वक्त नेगोशिएट कर रहा है। स्पॉट जो मार्केट है वो इंडिया को बेनिफिट भी दे सकता है और नुकसान भी, लेकिन इस वक्त की अनसर्टेनिटी में अभी जो है यही वाइस स्टेप होगी कि इंडिया टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही जो है क्या करे, जितना भी इंपोर्ट कर रहा है एलएनजी उसे इंपोर्ट करे। रीसेंट ईयर में भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कतर के साथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फॉर एग्जांपल अभी फ्रांस ने किया है, डच ने किया है, इटालियन एनर्जी मेजर्स ने भी ये सब किया है। इंडिया भी नेगोशिएट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल पूरा आर्टिकल हो जाएगा, दोनों आर्टिकल को मिक्स करके। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके लिए, इसमें नंबर्स हैं और वहाँ पर हम लोगों ने जो मेन बॉडी है उसके बारे में बात की है। नेक्स्ट आर्टिकल है यूएस अलाय सिंपैथाइजर ऑफ हमास, कतर यूनिक पोजीशन इन मिडिल ईस्ट। इस आर्टिकल में कतर के बारे में बातचीत करेंगे, इसकी इंडिपेंडेंस 1971 से आज के समय प्रेजेंट पोजीशन में कतर की क्या जो है पोजीशन है, वेरियस इश्यूज़ में क्या स्टैंड है, यूएस के साथ कैसे रिलेशन है, ईरान के साथ कैसे रिलेशन है और गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। मेनली इसकी जो पोजीशन है, जोग्राफ़ी है, उसके क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं और आज के समय में वेस्ट एशिया में जब इतना इशू चल रहा है तो कतर का जो इन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करेंगे। 1971 में ब्रिटिश का कंट्रोल ख़त्म हुआ था कतर में, उसके बाद कतर इंडिपेंडेंट हुआ, एक माइनर पावर की तरह उभरा और ऑयल प्रोड्यूसर था, वो भी बहुत छोटा ऑयल प्रोड्यूसर था। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ उन्होंने अपने रिलेशन बनाए, लेकिन वो रिलेशन सिर्फ रीजनल लेवल पर ही थे, ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं था। चीज़ें 1990 में बदल गई। क्या हुआ, 1990s में एलएनजी के रिज़र्व्स मिलना शुरू हुए, मैसिव रिज़र्व मिलना शुरू हुए। आज के समय में अगर देखें तो थर्ड लार्जेस्ट स्टोर है नेचुरल गैस का पूरी दुनिया में कतर में। इसके बाद से पूरी जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बदल गई, गल्फ़ में किसके फेवर में आ गई, कतर के फेवर में आ गई। ठीक है, कतर भी सुन्नी डोमिनेटिंग मुस्लिम स्टेट है, मतलब वहाँ पर सुन्नी ज़्यादा हैं, शिया बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी बदल गई। कतर अब एम्पावर्ड फील कर रहा था अपने आप को। जो बाकी कंट्रीज़ हैं गल्फ़ स्टेट की, वो काफ़ी चिढ़ गई थी कि इतनी छोटी सी कंट्री एकदम से इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है, इसे तो गरीब होना चाहिए, एकदम रिच कैसे हो गई है। जो सेकंड यूएस और कतर के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। क्यों ना हो, कतर में जैसे ही पता चला एलएनजी है तो अमेरिका को एकदम से अच्छा लगने लगा कतर, क्योंकि उसे अपने सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी करनी थी। जहाँ पर भी ऑयल मिल जाए, जहाँ पर भी एलएनजी मिल जाए, वहाँ पर यूएस का इंटरवेंशन होना ही होना है। बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं सडनली उस कंट्री से, वैसे ही कतर के साथ भी रिलेशन अच्छे होने लगे। कतर ने भी जो है काफ़ी सपोर्ट किया अमेरिका को। 1991 गल्फ़ वॉर की बात करें तो उसमें भी अमेरिका को सपोर्ट किया गया कतर के द्वारा। कतर ने 1992 में यूएस के साथ एक डिफेंस कॉपरेशन डील भी साइन की और इस वक्त पे अल उदैद एयर बेस इन दोहा, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूएस बेस है पूरे मिडिल ईस्ट में, है ना, लगभग 11,000 पर्सनल हैं जो कि यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं यूएस मिलिट्री के। ठीक है, तो ये जो है बता रहा है कि सिक्योरिटी जो कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, डिफेंस कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद जो है पहले तो एलएनजी आया, जियोपॉलिटिक्स बदली, फिर यूएस के साथ रिलेशनशिप अच्छे किए, उसके बाद फिर कतर ने अपना जो सॉफ्ट पावर है उसको डेवलप करने में फोकस किया।
मेनली स्पोर्टिंग, मीडिया और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो अल जज़ीरा, जो कि स्टेट सपोर्टेड मीडिया चैनल है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिबल है। ये जो है किसने प्रमोट किया? कतर ने, आफ्टर 2000। ठीक है, 2021वीं सेंचुरी की शुरुआत में ये सारी चीज़ों पे फोकस किया गया, सॉफ्ट पावर पे फोकस किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? ईरान के साथ रिलेशनशिप। जनरली जितने भी सुन्नी डोमिनेटिंग स्टेट है उनके साथ ईरान के रिलेशन बहुत ख़राब हैं, लेकिन कतर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। किसके? शिया ईरान के। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी यूनिक पोजीशन होने के कारण। पर्शियन गल्फ़ में जहाँ पर एलएनजी मिले हैं वो दोनों, ईरान और कतर दोनों इस एलएनजी फील्ड को शेयर करते हैं और दोनों कंटीजियस है, दोनों बाजू बाजू में हैं, इसलिए दोनों को रिलेशन अच्छे रखना ज़रूरी हो गया था। एक बार आप मैप में भी देख लेते हैं, ये देख सकते हैं हम, ये दोहा जो दिख रहा है अलग से, और ये ईरान पर्शियन गल्फ़ के दोनों के बीच में इसकी जो यूनिक पोजीशन है, इसके कारण ईरान और दोहा के जो रिलेशन है कतर के, वो हमेशा से अच्छे, एलएनजी के बाद से अच्छे रह रहे हैं। अरब स्प्रिंग की बात करते हैं तो कतर की जो पोजीशन थी अरब स्प्रिंग के समय में वो बिल्कुल अलग थी अरब वर्ल्ड के, है ना, जो अगेंस्ट में थी। इसने अरब स्प्रिंग को सपोर्ट किया था। अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था? जो 2010 में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग। ठीक है, इसमें जितने भी ऑटोक्रेसी थी, जहाँ पर किंग थे, वहाँ पर लोगों ने क्या किया? बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड की और डेमोक्रेसी की डिमांड की। बहुत सारी जो है स्टेट में, अरब वर्ल्ड में ये रिवॉल्यूशन जो है बहुत तेज़ी से फैला था, जिसे अरब स्प्रिंग की नाम से जाना जाता है। इस अरब स्प्रिंग को जनरली जहाँ पर भी किंग हैं वहाँ पर उन लोगों ने इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इन लोगों ने बिल्कुल भी अरब स्प्रिंग को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन कतर की जो पोजीशन थी वो रिवर्स पोजीशन थी। कतर ने इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वहाँ की जो इजिप्टियन, सीरियन और लीबियन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में मीडिया ने काफ़ी कैंपेन भी चलाया। उसके बाद अगर बात करें तो कतर की जो रेपुटेशन है वो थोड़ी सी ख़राब है। किस मामले में? बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको ये पनाह देते रहा है, असाइलम देते रहा है। जैसे कि हमास के साथ इसके बहुत अच्छे रिलेशन हैं, तालिबान के जो लीडर्स हैं उसके साथ इनके बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इवन आज के समय में ऑफिशियल डिप्लोमेटिक ऑफिस ऑफ अफ़गान तालिबान कहाँ पर होस्ट किया जा रहा है? कतर में ही होस्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये इंडिया और कतर के बीच में एक चैलेंज भी आप ऐड कर सकते हैं। 2017 की बात करें तो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने एक कंप्लीट जो है ट्रेड पे इम्पोज कर दिया था, बैन लगा दिया था। इनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसको ख़त्म कर दिया था। कहा था कि जो दोहा है, कतर है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी जो क्लोजनेस है ईरान के साथ वो बढ़ गई है और दूसरी कंट्री के इंटरनल अफेयर में किसी न किसी तरीके से इंटरफियर कर रहा है। इसलिए जीसीसी से भी इसे सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से भी इसे सस्पेंड कर दिया गया था। तो ये बेसिकली कतर की अलग अलग समय में पोजीशंस हो गई। अभी रिसेंटली कतर ने एज अ मीडिएटर का काम किया है, क्योंकि इसके रिलेशन हमास के साथ बहुत अच्छे हैं। तो हमास ने यूएस के लोगों को बंदी बना लिया गया था और उसी के बाद यूएस ने जो है कतर के थ्रू उन लोगों को छुड़वाया है हमास से। तो ये एज ए मीडिएटर का भी काम कर रहा है। तालिबान के साथ भी इसके रिलेशन अच्छे हैं, तो इंडिया जो है अपने कतर के साथ अच्छे रिलेशन का यूज़ कर सकता है तालिबान को इन्फ्लुएंस करने के लिए या तालिबान से एंगेजमेंट करने के लिए। तो इसकी जो यूनिक पोजीशन है मिडिल ईस्ट में, ये इसको काफ़ी एडवांटेजेस दे रही है, काफ़ी लेवरेज दे रही है इंटरनेशनल रिलेशन अरेना में, यूएस के साथ भी और इंडिया के साथ भी। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको मतलब जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है यही बताना था कतर का, जो कि हमने इस आर्टिकल में कर लिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ चाइना इंडिया पार्टनरशिप इट्स वास्ट ग्लोबल पोटेंशियल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता था कि लैंड रिफॉर्म से हमेशा यही पूछा जाएगा कि बताइए लैंड रिफॉर्म के क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन यूपीएससी ने एक साल उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स पूछ लिए थे।
ठीक है। तो कुछ चीज़ें अनसक्सेसफुल होती हैं, इतनी ज़्यादा उसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं कि हम उसके कुछ पॉजिटिव को भी नहीं जानना चाहते या फिर इग्नोर कर देते हैं, और यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए हमें चाइना इंडिया पार्टनरशिप के रिलेटेड जब भी क्वेश्चन दिमाग में आता है तो ऐसे ही लगता है कि या तो पूछा जाएगा इंडो चाइना जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है, या फिर दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो दोनों के बीच में रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, उसके बारे में पूछा जाएगा। ग्लोबल पोटेंशियल के बारे में पूछने के चांसेस कम हैं। दोनों की पार्टनरशिप से पूरे दुनिया को क्या फ़ायदा होगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे दिमाग में लगता है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऐसा लगे कि अनइम्पॉर्टेंट है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। इसके अलावा प्री पर्सपेक्टिव से 2-3 इनिशिएटिव यहाँ पर दिए हुए हैं आर्टिकल में, उसको आप लोग नोट डाउन करेंगे या उसको आप याद रखेंगे। वो चाइना का इनिशिएटिव है, उसको मैं बताऊँगा और उस पर हाईलाइट करेंगे। अब शुरू करते हैं। मैंने अलग से इस आर्टिकल को सम अप करके लिख लिया है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, तो इंडो चाइना पार्टनरशिप पोटेंशियल की बात करेंगे। पूरी दुनिया के लिए क्या पोटेंशियल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 बिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो डेमोग्राफी एडवांटेज है। अगर दोनों कंट्री की पॉपुलेशन को ऐड कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास लोग होंगे। ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास लोग मतलब डिमांड है ना, अपन दुनिया के गुड्स को एब्जॉर्व कर सकते हैं। जितना प्रोडक्शन करना है कर लो। इंडो चाइना अगर दोनों कंट्री में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर ये कंट्री फ्लोरिश होगी तो दुनिया के जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सारे गुड्स को कंज्यूम करने की क्षमता सिर्फ इन्हीं 2 कंट्रीज़ में है। तो डिमांड दुनिया की जो है कौन बढ़ा सकता है, इंडिया और चाइना मिलके बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेमोग्राफी एडवांटेज होने से जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है सपोर्ट द वर्ल्ड एजिंग पॉपुलेशन। अगर हम देखें वेस्ट कंट्री की जो एवरेज एज है वो 45-50 के आसपास हो रही है। जो पॉपुलेशन है काम करने वाली वो बहुत कम होते जा रही है, जिसके कारण इंडिया का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, चाइना में जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से इंडिया और चाइना से किधर शिफ्ट किया जा सकता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में शिफ्ट किया जा सकता है ताकि ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्या है, दोनों ही बेसिकली अलाइन करते हैं दोनों की पोजीशन डी ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स करने के लिए। ये शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोनों ने एक ही प्लेटफॉर्म पे WEF के प्लेटफॉर्म पे कहा था कि हम जो है रिवर्स करना चाहते हैं, जो कि डी ग्लोबलाइजेशन की बातचीत की जा रही है। उस समय ट्रम्प प्रेसिडेंट थे US के, और वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन को कम करने की ज़रूरत है। इंडिया सपोर्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन को, वैसे ही चाइना सपोर्ट कर रहा है, और पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन की इस वक्त ज़रूरत है ताकि ट्रेड और डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ाया जा सके। साथ में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 बिलियन पॉपुलेशन के बारे में एक और चीज़ आ जाएगी। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी कम होगी, और अगर पॉवर्टी कम होगी तो पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा, अगर पॉवर्टी कम होगी तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो दुनिया में जो भी कंट्री अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो इंडिया में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे। तो पॉवर्टी एनीवेयर इज़ थ्रेट टू एवरीवेयर, ये तो आप सबको पता ही है। इसलिए इंडिया SDG जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पर्सपेक्टिव से इंडो चाइना में जो पॉपुलेशन है उसका डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत बड़ा ग्लोबल पोटेंशियल है पूरे दुनिया के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडिया जो है वर्ल्ड चाइना के साथ जो है WTO में भी एक साथ जो है काम कर सकता है। WTO के जो इश्यूज़ हैं एक साथ उठा सकता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इंडिया चाइना दोनों ही क्या बन सकता है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। इंडिया तो है ही, है ना, और ग्लोबल साउथ में G77 प्लस चाइना आपको पता ही होगा। तो चाइना भी जो है ग्लोबल साउथ का हिस्सा डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप है चाइना की भी। तो इंडिया चाइना दोनों मिलके वॉइस उठा सकते हैं ग्लोबल साउथ की, और अलाइनिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। और नॉर्थ और जो साउथ में डिवाइड है उसको कम किया जा सकता है, और दोनों के इंटरेस्ट को एक साथ जो है मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इट सपोर्ट ट्रू मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, तो बोथ कंट्री जो है मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि अलग अलग ब्लॉक बना है, अभी रिसेंटली ब्रिक्स का एक्सपांशन किया गया है, जो कि क्या बताता है कि इंडिया जो मल्टीलैटरलिज्म है, चाइना मल्टीलैटरलिज्म है, उसको ट्रू सेंस में सपोर्ट कर रहा है ना। ऐसे ब्लॉक नहीं बनाए जा रहे हैं जो सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हो रहे हैं। इंडिया जो है बेसिकली ब्रिक्स जैसी चीज़ें डेवलप कर रहा है चाइना के साथ मिलकर, जो मल्टीलैटरलिज्म को तो पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहा है। स्टीयर द वर्ल्ड इकोनॉमी, है ना, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्या कर सकता है, ड्रिवन कर सकता है, चला सकता है। इंडो और चाइना
दोनों मिलके, क्योंकि दोनों की अगर ग्रोथ नंबर देखें तो इंडिया का 7 है, चाइना का 4 से 5% है, जो कि ग्रोथ तेज़ी से हो रहा है। पूरी दुनिया की इकॉनमी को दोनों ही ड्रिवन कर सकते हैं। ओवरऑल इकॉनमी की बात की जाए तो 2.5% से पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी ग्रो हो रही है, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है और चाइना का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। बोथ कंट्रीज़ हैव लिव्ड साइड बाय साइड फॉर सेंचुरीज बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड जस्टिस। अगर हम दोनों के सिविलाइजेशन की बात करें, इंडिया सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन की, तो दोनों एक साथ कई सालों से रह रहे हैं, कई हज़ारों सालों से साथ में रह रहे हैं। और कौन सी वैल्यूज़ के बेसिस पे रह रहे हैं? फेयरनेस और जस्टिस की। हालांकि ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड भी हो सकता है, अभी चाइना बहुत असर्टिव हो गया है। ठीक, बोथ कैन प्रमोट वैल्यूज़ ऑफ पीस, डेवलपमेंट, इक्विटी एंड जस्टिस इन वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस भी आपको याद रखना है, इस तरीके के सेंटेंस आप लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, ये प्रॉपरली चीज़ें आर्टिकल में दी हुई है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल। कुछ इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं जो कि आपके प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव एंड ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। ये तीनों इनिशिएटिव चाइना के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसको लिखना है आपको प्रीलिम्स 2024 में। ये तीनों में से कोई भी इनिशिएटिव आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।